जय हिंद दोस्तों। यूपी पीसीएस आर ओ ARO के लिए पूर्वावलोकन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी श्रृंखला में आज अगला जो चैप्टर है वह है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। और भी एक दो चैप्टर हैं आपातकाल से संबंधित, और एक है। यह सब अभी कंप्लीट करेंगे। अगर आप नए हैं तो हिस्ट्री की पूर्वावलोकन, पॉलिटी की पूर्वावलोकन, जियोग्राफी की पूर्वावलोकन, और साथ ही साथ यूपीएससी का काफ़ी कुछ चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप चैनल पर भी जा सकते हैं, आपका अपना चैनल है। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जाए तो आप सर्किल अवश्य करें, वरना गलती होने की संभावना बहुत होती है। नंबर एक, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। बी है, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब आपको ये दोनों चीजें कुछ कंट्राडिक्शन नहीं लग रही? एक में लिखा है उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, दूसरे में लिखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यानी कि इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत होगा। तो आपको पता है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ राज्यपाल है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया और गलत ही पूछा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 217 की बात कही जा रही है। दूसरा नंबर, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीश कहाँ होते हैं? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय हम पढ़ चुके हैं, उसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, अनुच्छेद 224। उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, अपर न्यायाधीश पूछे या अभी जो पढ़कर आए थे वह पूछे। और मैंने बोला उच्चतम न्यायालय 127 के तहत तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान रखता है, ना कि कार्यकारी और अपर। ठीक है, न्यायाधीश अगर उच्च न्यायालय का है तो उसकी अधिकतम उम्र 62 वर्ष होगी और उच्चतम न्यायालय का है तो 65 वर्ष होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, या राज्य की आकस्मिकता निधि से? आपको पता है आकस्मिकता निधि से तो नहीं ही होते हैं, ये राज्य के उच्च न्यायालय हैं, तो राज्य की समेकित निधि से इनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 202 के अनुसार उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और इनकी पेंशन अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। क्या क्या याद रखना है? वेतन और भत्ते जो वर्तमान के हैं वह तो राज्य सरकार के संचित निधि से दी जाती है, लेकिन पेंशन जो रिटायर होने के बाद मिलती है तो वह भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। यहाँ पर फंसाया जा सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? वही क्वेश्चन अभी ऊपर देख कर आए थे, तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मतलब की बहुत सी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो अभी देख कर आए थे, हमने बताया भी था आपसे 62 ईयर्स। 65 किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। यहाँ लिखा भी होगा। एक ऐसा संविधान संशोधन आया था कि 65 से 65 वर्ष कर दी जाए, 114वां संविधान संशोधन 2010 में, लेकिन यहाँ पर यह विपगत हो गया था, तो अभी वर्तमान में 62 वर्ष है। लेकिन स्टेटमेंट में अगर ऐसा आए कि एक संविधान संशोधन लाया गया था उम्र बढ़ाने के लिए, तो उसको आप सही अवश्य करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 2010 में एक ऐसा संविधान संशोधन आया था। ठीक है, 6 नंबर, 2019 में भी राज्यसभा में आया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस इतना याद रखना है ऐसा काम हो चुका है लेकिन पारित नहीं हो पाया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक सामूहिक उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्वयं का उच्च न्यायालय रखता है। कौन से सही है? तो सबको पता है, तीनों सही है इसके। 25 उच्च न्यायालय हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के तीनों के एक ही उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये लोग आते हैं।
दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, 2002 आईएएस ने पूछा। दिल्ली और जम्मू कश्मीर दो ऐसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका अपना उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि वह दूसरे के उच्च न्यायालय में अपना अधिकार रखते हैं। ठीक है, जैसे लद्दाख है उसका उच्च न्यायालय वही है जो जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। तो ये तो अभी देख कर आए थे, गलत हो गया। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। पहला गलत, ये भी गया, ये भी गया। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम दिल्ली देख कर आए, जम्मू कश्मीर देख कर आए। तो तीसरा गलत हो गया, यानी ये भी गया। आंसर आपका सिर्फ 4 होगा, यानी ये भी गलत होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो आपको पता है वही है। 3 कौन से उच्च न्यायालय हैं? तो 3 नहीं, उनसे ज्यादा हैं। अभी हम आगे आपको बता देंगे। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। यहाँ पे कहीं 25 नहीं लिखा है, इसलिए गलत है। जब क्वेश्चन पूछा गया था तब 21 थी, तो 21 यहाँ पे लिखा, कोई दिक्कत नहीं, 25 याद रखिए। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश का नहीं, मद्रास का नहीं, उड़ीसा का नहीं, कोलकाता का। आप मद्रास से जरूर चौंकेंगे, मद्रास उसके पास में है। ठीक है, तमिलनाडु भी पास में है, आंध्र प्रदेश भी पास में है, उड़ीसा भी पास में है, लेकिन ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार कोलकाता उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। अब हम आपको वह उच्च न्यायालय बता दें जिनमें एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों पर है। ठीक, पहला तो बॉम्बे हो गया, सबसे ज्यादा इसी में आते हैं। कौन कौन से देखो, एक तो महाराष्ट्र हो गया क्योंकि बॉम्बे में है, गोवा हो गया, दादर नगर हवेली दमन और दीव, क्योंकि ये पूरा अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना गया दिया गया है। कौन सा? दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, ये पूरा एक है। दीव पहला ऐसा जिला है जो करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। टेस्ट 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 आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरा है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार आता है। तीसरा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम का, उसमें असम आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, मिजोरम आएगा, नागालैंड आएगा। यानी कि मणिपुर का अपना उच्च न्यायालय है, मेघालय का अपना उच्च न्यायालय है, और त्रिपुरा का अपना उच्च न्यायालय है, सिक्किम का अपना उच्च न्यायालय है। केरल के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप आएगा। मद्रास के अंतर्गत आपका तमिलनाडु पुडुचेरी आएगा। पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय आप जानते हैं, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, चंडीगढ़ आएगा। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे हैं जिनके अंतर्गत एक से अधिक राज्य आते हैं। सबसे ज्यादा किसके अंतर्गत आते हैं? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय आप देख रहे हैं 3, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव। लेकिन अगर हम गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें तो असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, सबसे ज्यादा किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत राज्य आते हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम। ठीक है, पहले जब दादर नगर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था, तो बॉम्बे के अंतर्गत भी 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते थे, लेकिन अब 3 ही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? इलाहाबाद नहीं, गुजरात नहीं, दिल्ली नहीं, बॉम्बे। अभी पढ़कर आए थे। 11 नंबर, भारत की कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक है? तो 7 है इसका आंसर, अभी पढ़कर आए थे। उस समय 3 थी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, तभी कहते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ना आवश्यक है। तो संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, तो इसी में देख लेते हैं संघ राज्य क्षेत्र किसमें किसमें शामिल है। बॉम्बे में दमन और दीव आता है, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से कट करें, दमन एंड दीव। कलकत्ता में अंडमान आता है, तो कट हो जाएगा। केरल में लक्षद्वीप आता है, कट हो जाएगा। मद्रास में पुडुचेरी आता है, कट हो जाएगा। पंजाब हरियाणा में तो बचा क्या? गुवाहाटी। क्या क्वेश्चन है? एक से अधिक राज्य हैं, एक से अधिक राज्य हैं, एक से अधिक राज्य हैं। फिर से बताते हैं, देखो यहाँ पर आपको गोवा दिख रहा है, महाराष्ट्र दिख रहा है, तो एक से अधिक राज्य हो गया।
पहला बॉम्बे सही हो गया। कलकत्ता में पश्चिम बंगाल सिर्फ दिख रहा है तो ये तो होगा नहीं। गुवाहाटी में एक से अधिक राज्य दिख रहे हैं, 4 राज्य दिख रहे हैं, तो दूसरा गुवाहाटी हो जाएगा। केरल में केवल केरल है, मद्रास में केवल तमिलनाडु है। यहाँ पे 2 आपको दिख रहे हैं, पंजाब और हरियाणा, तो ये हो गया। जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख तीनों सॉरी दोनों यूटी हैं, तो वह नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, आईएएस भी पूछ सकता है, इसमें राज्य एक से अधिक हो, राज्य एक से अधिक। इन्होंने बताया भी है, गुवाहाटी वाला, बॉम्बे वाला, पंजाब हरियाणा देख चुके हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? उड़ीसा का अपना है, हिमाचल का अपना है, सिक्किम का अपना है, मणिपुर का अपना है। उस समय जब प्रश्न पूछा गया था तो मणिपुर के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं था, गुवाहाटी के अंतर्गत वह आता था, अब उसका स्वयं का भी उच्च न्यायालय है। 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए किन राज्यों में? मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो मेघालय और मिजोरम होना चाहिए, 2 और 4, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम नहीं, मणिपुर के पास था ना अपना, यहाँ पे किसके पास था? मणिपुर के पास था, तो मेघालय और त्रिपुरा होना चाहिए। मिजोरम और अरुणाचल दोनों गुवाहाटी के अंतर्गत आते हैं, अभी पढ़कर आए थे हम लोग। 14, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? सबसे अधिक बेंच तो मुंबई और गुवाहाटी दोनों के पास है। क्यों बेंच अधिक है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है, इसीलिए बेंच ज्यादा बनाई जाती है। जैसे लखनऊ में बेंच है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। कोलकाता उच्च न्यायालय की मूल पीठ कोलकाता और 2 बेंच, एक पोर्ट ब्लेयर में, एक जलपाईगुड़ी में है, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर में है, 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई में है, बाकी 3 बेंच है, नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ तो गुवाहाटी में ही है, बाकी 3 बेंच कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। तो मुंबई और गुवाहाटी की 3 के साथ खुद की मिला के 4-4 बेंच हैं। पहले गुवाहाटी की 6 बेंच हुआ करती थी, तभी ये आंसर पूछा गया था। अब आप जानते हैं 2 राज्य ऐसे हैं, मेघालय और मणिपुर, जिनका खुद का उच्च न्यायालय बन चुका है। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार या निरीक्षण का क्षेत्राधिकार। तो परामर्श संबंधी जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है 143 अनुच्छेद के अंतर्गत, वह उच्च न्यायालय के पास नहीं है, ठीक है। 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पास ही केवल है। 16 नंबर, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से अगर काम करेगा तो वह किसके अधीन आएगा? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, राज्य के राज्यपाल की वैधानिक शक्तियों के, या मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो ये उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम, वह न्यायिक कार्य करता है। द्वितीय, वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन, नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रिट की अधिकारिता में आता है। चलिए 17 नंबर, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण यानी सर्टेरिटी रिट जारी की जाती है। एक अधीनस्थ न्यायालय को पुनरीक्षण करने के लिए या अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में अग्रतर कार्यवाही रोक देने के लिए, या एक अधिकारी को या पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। तो ये जो उत्प्रेषण है वह अधीनस्थ न्यायालय को रिव्यू हेतु मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दें, ऐसी चीजें इसमें लिखी हैं। तो उत्प्रेषण आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रतिषेध पढ़ा होगा, अधिकार परीक्षा पढ़ा होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ा होगा। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं।
18 नंबर, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो अभी देख कर आए थे उत्प्रेषण। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं, ठीक है। 19 नंबर, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? अगर कार्यवाही लंबित हो तो उसे प्रतिषेध कहते हैं। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, इंग्लिश में भी ये टर्म याद रखिए क्योंकि कई बार हिंदी में टर्म नहीं देता है, ठीक है। 21 बढ़िया क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय की परम आदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या आते हैं? संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या सभी? तो सभी आते हैं। परम आदेश मतलब हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ये शब्द बाकायदा लिखे हुए हैं आपकी बुक में, आप जाकर इन्हें याद करिए। तो उच्चतम न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 226 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकापेक्षा, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अन्य चीजों के लिए भी। तो दोनों सही है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता थोड़ी ज्यादा है और उच्चतम न्यायालय की कम। 23, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान होगी, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वैसे हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। दूसरा है, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो एक सही है, दूसरा गलत है। अभिवचन नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 220 में लिखा है, उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में वह स्थायी न्यायाधीश रहा हो उसको छोड़कर बाकी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में यह कार्य कर सकता है, ठीक है। जबकि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय में प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता। तो उच्चतम न्यायालय का भी ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय का भी ध्यान रखिएगा। 24, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और राष्ट्रपति महोदय को ही अपना त्याग पत्र संबोधित करके 217 के अनुसार देता है, ठीक है। 25, हटाना हो तो क्या करेंगे? सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित मतदान देने वाले में से 2/3 के साथ और राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त कर दिया जाएगा। किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया? हालांकि महाभियोग का शब्द है कि नहीं ये बहुत मतलब वाद विवाद का विषय रहता है। सौमित्र सेन उस समय थे, कोई आवश्यक नहीं है, करंट अफेयर्स का मामला है। 26, राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। तो अभी तो सब सॉर्ट आउट हो गया, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, आगे चलते हैं। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये बात किसने कही थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि प्रयागराज में है, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था। अब तो मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ये अपराध भी घोषित हो गया है। 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? करंट अफेयर्स। 29, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? ये न्यायाधीश HR खन्ना ने कहा था, ठीक है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये एक विचार आपके समझ जरूर आ गया। आप कहीं मेंस लिखते टाइम इसका यूज कर सकते हैं कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। 30, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 233
233 याद रखिएगा। भाग कौन सा है? 6। अध्याय 6 के 233 में डिस्ट्रिक्ट जज या जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें नियुक्ति का प्रावधान है। 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, विस्तार, ये सब चीजें हैं। 31 भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो इसमें अधिकरण न्यायाधीश जो है वह सम्मिलित नहीं होता है जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत। बाकी मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सब कुछ आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ लेते हैं, उच्च न्यायालय तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो अतिरिक्त न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय वगैरह, उन पर भी आप फोकस करिए, उन पर भी पढ़िए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। आईएएस का क्वेश्चन है। जी हाँ, 2021 में मुझे याद है। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है अगर न्यायिक हिरासत में है तो। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो इसमें बी सही था, पहला गलत था। हवालात में तो न्यायिक हिरासत क्या है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस हिरासत क्या है। जब हवालात में रहते हैं पुलिस स्टेशन में तो पुलिस हिरासत है, न्यायिक हिरासत नहीं है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, लोक अदालत से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। लोक अदालत, ग्राम अदालत, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों को निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हों। लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल हो, न कि आपराधिक प्रकृति के। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। उपयुक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है, सारे गलत हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि पढ़ लेते हैं। तो कुछ है भाई, लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। तो समझौता होता है यहाँ। इनमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, विधिक ज्ञान रखने वाले सम्मानीय व्यक्ति, पीठासीन अधिकारी होते हैं। सामान्यतः एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य भी होते हैं। ग्राम न्यायालय भी पढ़ लेते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो बी वाला तो सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है, सिविल हो या आपराधिक। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट जो है, इनका मानस पुत्र कौन है, इन्हें कौन लाया था? तो इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन ने किया। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम राष्ट्रपति भूतपूर्व स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। केंद्र राज्य संबंध पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपात पढ़ना है, आपातकाल। एक चीज देख लो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें विधायी संबंध है जो भाग 11 में है। ठीक है, अलग से दिया है, नहीं दिया है। तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255, फिर भाग 11 में ही 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भाग 12 के अंतर्गत वित्तीय है। वित्तीय किसके अंतर्गत है? 12। और विधायी और प्रशासनिक 11-12 नहीं, केवल 11-11। तो विधायी प्रशासनिक 11-11 के अंतर्गत, वित्तीय 12 के अंतर्गत 268 से 281। ठीक है।
चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। संविधान के प्रावधानों से क्या प्रभावित होते हैं? नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो इसके सभी सही होने चाहिए, सभी की वजह से प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर है? सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया। संवैधानिक प्रावधान, परंपरा, व्यवहार, न्यायिक व्याख्या और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, चारों सही है। केंद्र राज्य संबंध सब पर निर्भर करते हैं। फिर वैसे ही क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। संघीय राज्य व्यवस्था, संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, इसमें भी चारों सही है। लेकिन देखो, बाकी ऊपर चारों डी में दिया था, चारों डी में दिया था, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 कहाँ दिया है? ए में दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑल वाला ऑप्शन या नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन डी नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। 4, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? विधान के क्षेत्र में, वित्तीय, प्रशासनिक, योजना प्रक्रम में। तो योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण को म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। याद रखिएगा, आईएएस ने पूछा होगा शायद। हाँ, ऐसे क्वेश्चन तो आईएएस ही पूछ सकता है। 5, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? कर, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सहायक अनुदान, सी वाला होना चाहिए। गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण जो है वह नहीं है। 6 नंबर, केंद्र राज्य विधायी संबंध अभी हम बताकर आए थे, वित्तीय 11 के अंतर्गत, प्रशासनिक भी 11 के अंतर्गत, ठीक है, विधायी 12 के अंतर्गत। तो 10 तो 12, रुको जरा, विधायी पूछा है, वित्तीय नहीं पूछा है। 11, क्योंकि विधायी 11, प्रशासनिक 11, वित्तीय 12, ठीक है, अभी बताकर ही मैं आया था। 7 नंबर, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो डी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि हम लोग वहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। 8 नंबर, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में 3 वह दी गई हैं, केंद्र सूची, केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में ये सब चीजें कही गई हैं। 9 नंबर, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, तो समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकती हैं। अंतर विरोध अगर होता है तो संघ का कानून मान्य रहेगा, यानी केंद्र का कानून मान्य रहेगा। केंद्र को यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा ही पावर है। 11 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और आवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं? तो इसमें केंद्र राज्य दोनों सरकारों को प्राप्त है। ठीक है, समवर्ती के अंतर्गत। 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची के बाद अवशिष्ट शक्तियां हैं जो कि संसद में निहित हैं 248 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसे दिए गए हैं? अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकार को या संसद को। 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो अभी पढ़कर आए थे, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ऐसे अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं, पीसीएस में ही पूछा गया है। ठीक है। 15, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेंगे? तो ये 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेंगे। 2016 में देखो पूछा गया। 249 इंपोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 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 से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के एक विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए। संसद उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। इम्पोर्टेंट है। 60 नंबर राज्यसभा द्वारा। फिर देखो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया। ये क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए थे, 1 वर्ष से अधिक नहीं। यूपीपीसीएस प्री 2017, यूपीपीसीएस प्री 2016, देखो लगातार एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो ऐसा भी होता है कभी कभी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अंतरराज्यीय परिषद किस में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत दी गई है, अनुच्छेद 263 में। 18 अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है क्षेत्रीय परिषद द्वारा या संसद द्वारा? तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के एग्जाम में भी ये आ चुका है। तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद अभी देखकर आए थे हम लोग। 19 अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत क्या है? संवैधानिक है, संवैधानिक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? अभी देखकर आए राष्ट्रपति, देखो 2017 में फिर से पूछा गया, इम्पोर्टेंट है। आईएएस ने पूछा ये क्वेश्चन। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन संविधानेतर और विधिवत्तर संस्थाएं हैं? नहीं, संविधानेतर क्या, ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन फिर से। संविधान में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं लिखी हैं? ए 1 और 2 राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, ये दोनों संविधान से इतर थी। अंतरराज्यीय परिषद और आंचलिक परिषदें संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 22 यहाँ पे बता भी दें, देखो अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में है, या एक संवैधानिक संस्था है। आंचलिक या क्षेत्रीय परिषदें संसद के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई हैं, ये विधिक संस्थाएं हैं। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। तो अंतरराज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था और जो क्षेत्रीय परिषद है विधिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो छवि देखकर है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून द्वारा हुआ है, संविधान के द्वारा नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ध्यान रखिएगा, एक उत्तर की, एक दक्षिण की, एक केंद्रीय, एक पूर्व की, एक पश्चिम की, ठीक है। इनके जो अध्यक्ष होते हैं वह गृह मंत्री साहब होते हैं, और जो उपाध्यक्ष है बस बारी बारी हर राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ठीक। 1971 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन और उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया। 23 निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? एक संवैधानिक संस्था है, तो यही नहीं होगा, क्योंकि अभी हम देख कर आए थे यह एक संवैधानिक नहीं वैधानिक संस्था है, ठीक है। तो सांविधिक संस्था है, ठीक है। 24 भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, दोनों सही है। ये पढ़ लेते हैं, इंपोर्टेंट है। 5 क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन से? दिल्ली, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। 25 झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? झारखंड का क्वेश्चन है, 95 में, हमें कोई आवश्यकता नहीं इसकी, हमारे यहाँ नहीं आएगा। 26 निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतरराज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के निर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में है। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, नदी बोर्ड या राष्ट्रीय जल निधि? तो नदी बोर्ड जो है वह सही सुमेलित नहीं, 1970 की जगह 1956 होना चाहिए।
सरकारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा है तो स्थापित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य के मध्य जो भी संबंध है उसके लिए सरकारी आयोग, ये न्यायमूर्ति थे इनकी अध्यक्षता में 1983 में आयोग गठित किया गया था। ठीक है, 2 सदस्य और थे, बी शिवरामन और एस.आर. सेन। 1988 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, 19 अध्याय में और 247 अनुशंसाएं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी आप स्टार लगा पाओ, जितने स्टार लगा पाओ कम ही है। देखो 28 फिर से 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, हाल फिलहाल की बात है, अभी 10 साल भी नहीं हुआ। कौन सरकारी आयोग का सदस्य था, तो अभी देख कर आए थे सरकारी आयोग का सदस्य डॉक्टर एस.आर. सेन थे। एक सेन साहब थे और एक शिवरामन साहब थे। ठीक है, 29 सरकारी आयोग अपना प्रतिवेदन कब जमा किया, तो अपना प्रतिवेदन जो था वह 1987 88 क्या था, 1988 था शायद, देखते हैं ऊपर अभी। हाँ, यहाँ 1988 मैंने लिखा था। ठीक है, तो 1988 कहीं नहीं दिया है, तो आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि 1988, हालांकि बिहार ने डी उत्तर को सही माना था, उसने 1987 को सही मान लिया था, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 1988 सही है। कब रिपोर्ट प्रस्तुत की, 1988 में। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे था, केंद्र राज्य संबंध, अभी देख कर आए थे, केंद्र राज्यों के संबंध से संबंधित थी ये चीजें। सरकारी आयोग पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ के जाइएगा। सरकारिया कमीशन की सिफारिशों के अनुसार अनुच्छेद 356 का उपयोग कम से कम होना चाहिए। 356 में आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन है। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। हाँ, स्टार्टिंग की सरकार ने बहुत ज्यादा, स्टार्टिंग में जिसकी सरकार थी 356 का बहुत दुरुपयोग होता था। अब पिछले 10 सालों से सही है, ये मैं नहीं, फैक्ट कहते हैं। ठीक है, 32 इस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था। तो ये भी सरकारी आयोग था, जो अंतर सरकारी परिषद जो है। ठीक है, सरकारी आयोग ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, अभी देखो कितनी बार पूछी जा चुकी है। 33 कौन आयोग की सिफारिश पर भारत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना हुई, फिर देखो सरकारी आयोग। हालांकि ये चारों आयोग इम्पोर्टेंट हैं, कुंची आयोग भी, कोठारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग, चारों इम्पोर्टेंट है। भारत संघ राज्य से संबंधित नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो इंद्रजीत गुप्ता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया सरकारी आयोग, राजमन्नार, कुंची आयोग, ये तीनों संघ राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो सही है, इसीलिए पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं। 37 भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघीय कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग कोई अड़चन ना आए, प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो 257 के अंतर्गत बातें कही गई हैं, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप पढ़कर ही जाएं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, अभी देखकर आए थे हम, बता रहे थे 11 में क्या है प्रशासनिक और विधायी, 12 में क्या है वित्तीय संबंध, अब 10 में क्या है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंध है, 12 में वित्तीय संबंध है, 13 में राज्य क्षेत्र भीतर जो व्यापार वगैरह होता है ना, व्यापार वगैरह वह है संघ और राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य। तो 13 लिखा है तो 14 भी याद कर लो, 14 में क्या है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, तो 15 ये 14 ए भी याद कर लो, 14 ए में क्या है अधिकरण, 15 भी याद कर लो, 15 में क्या है निर्वाचन। ठीक है, फिर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 में क्या है राजभाषा। ठीक है, 18 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है आपात उपबंध, याद होगा 10 से लेकर 18 तक। चलिए, रटे होने चाहिए ये सब। केंद्र सरकार राज्यों के मध्य आर्थिक संबंध 265 से होगा, 268 से होगा, 281 तक होगा आर्थिक या वित्तीय संबंध। 40 भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाना और वितरित किया जाना, ये सब 270 में है। 270 इज द इम्पोर्टेंट आर्टिकल फॉर यूपी एग्जाम। 41 निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया वसूला जाता है, तो इसका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। न तो एक सही है न तो दो, क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 268 के अनुसार स्टाम्प शुल्क संघ सूची में वर्णित है। ठीक है,
संघ द्वारा लगाया जाता है, उद्भेद किया जाता है और संग्रहित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, विनियोजित भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत में शेयर बाजार, फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर जो कर है, जो टैक्स है, वह संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा एकत्रित किया जाता है। एक सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि आपका शेयर बाजार का राज्यों से क्या लेना देना, आप ऐसे ही सही कर सकते हो तो कर मार के। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है पूरी तरह राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो भू राजस्व कर जो है वह क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं ले सकते हैं। उन्हें केंद्र सरकार से, संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते, केंद्र सरकार के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए 45, राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन सा समनुदेशित किया जाता है? भारत का संविधान, संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में कृषि आय पर कर का उल्लेख है, अर्थात यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में 274 में कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है प्रावधान नियत है। क्या आपको लगता है किसी की औकात है? हाँ, मैं इस कठिन और बड़े शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबको वोट लेना है, किसी की औकात नहीं कि किसानों के साथ खेलना खेल जाए, क्योंकि किसानों की संख्या उतनी है जितनी सत्ता को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण है। तो मैंने कल वाले सेशन में कहा था आपसे, एक टॉपर्स आंसर राइटिंग है यूपीएससी की, वो आप देख सकते हैं, वो आपको भी फायदे में रखेगी। उसमें मैंने बताया था कि भाई जो नीतियां हैं वह गरीब उन्मुख नहीं बनाई जाती, गरीबों को देखकर नहीं बनाई जाती, बल्कि चुनाव को देखकर बनाई जाती है। जहां चुनाव वहां रुपया फेंको। ठीक है, अभी पूरा दौरा बिहार का होगा, क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। पर ऐसा इसी सरकार में नहीं है, सभी सरकारों में है और सभी राज्यों में भी है। ठीक है, तो कोई दूध का धुला नहीं है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे है तो मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो सर्वोच्च न्यायालय ही मुख्य एजेंसी है, क्योंकि आप जानते हैं केंद्र और राज्यों के बीच कोई भी विवाद होता है तो कौन आता है? सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? अब सीमित कर दी गई है व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर। 48, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो सभी हैं। ठीक है, 301 है, सभी नहीं है। अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार और वाणिज्य समागम आबाद रहेगा, 301 के अंतर्गत। चलिए आपात उपबंध के कुछ क्वेश्चन है, यहाँ से भी बहुत आते हैं, पढ़ लेते हैं। फिर 2-3 क्वेश्चन, सॉरी 2-3 वीडियो और बनाने पड़ेंगे और पॉलिटी हम कंप्लीट कर लेंगे विद इन 15 आवर्स। आप जाकर पूरा लाभ उठा सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आप जानते हैं 3 है। कौन कौन से? 352, फिर 56, फिर 60। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा है। थर्ड नंबर, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किया गया। तो 352 आपको रटा होगा, सॉरी 355 आपको रटा होगा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें है? आपको पता 215 होगा नहीं, 275 होगा नहीं, 325 बहुत पहले पड़ जाता है, तो ये 343 से 351, सॉरी 352 से 360 तक की कहानी आपात में लिखी हुई है। 352 से 360, तो 352 से 360 के बीच में 355 ही आता है, तो ऐसे भी सही कर सकते हो। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो 352, बाकी सब तो ऊपर नीचे आपको दिख रहा है। 370 60 के बाद है, 60 के बाद है, 60 के बाद है, ये तीनों नहीं होंगे, 352 ही एक है जो 352 से 60 तक मिलता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? युद्ध है, आंतरिक शांति को खतरा, बाह्य आक्रमण। तो आंतरिक शांति को खतरा पहले था, अब नहीं, अब उसकी जगह पे शस्त्र विद्रोह लिख दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया है। देखो आरओ प्री मेंस 2016, एक ही क्वेश्चन को पीसीएस मेंस में आरओ प्री में पूछ लिया गया।
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। हथियारबंद विद्रोह, बाह्य आक्रमण, युद्ध के आधार पर ऊपर वर्णित सभी, तो ऊपर वर्णित सभी कारणों की वजह से कह सकता है। बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति पहले था, अब नहीं है, अब नहीं है, तो ये तीनों गलत आंसर आ जाएगा। आर्थिक संकट, बाह्य आक्रमण और संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो आंतरिक अशांति पहले था, अब नहीं है, ध्यान रखिएगा, आंतरिक अशांति अब नहीं है, अब लिखा है सशस्त्र विद्रोह। 10 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध के कारण यस, विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक उपद्रव के कारण नहीं है। ठीक है, आंतरिक उपद्रव के कारण नहीं है, तो आंसर होगा 1 2 3। ठीक है, आंतरिक अशांति अब नहीं है, अब क्या है, सशस्त्र विद्रोह। बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो छत्तीसगढ़ वाले जिंदाबाद, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हम तो 8 स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछेंगे, इन्होंने एक पिछली वीडियो में भी हमने कराया था, अभी 8 स्टेटमेंट का था। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है? राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित होता है, यस। क्या गलत है ये देख लेते हैं। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, तो 4 जहाँ है उसे निपटाओ, 4 यहाँ है, निपटा दो, 4 यहाँ है, इसको भी हटा दो, 6 सही है। साधारण बहुमत से वापस जरूर लिया जा सकता है, तो 6 कहाँ है, यहाँ भी है, वहां भी है, दोनों जगह 6 है। और क्या है, संयुक्त अधिवेशन का क्या लेना देना होगा यहाँ से? ठीक है, सी वाला ही सही है, संयुक्त अधिवेशन से कोई लेना देना थोड़ी है। 5 3 8 भी गलत हो गया, संयुक्त अधिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो 1 सही है, 3 सही है, 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए, 5 सही है, 2/3 बहुमत से इसे स्वीकृति मिलनी चाहिए, साधारण बहुमत से वापस हो सकता है। ठीक है, बाकी सब गलत है, 2 माह के भीतर वाली बात गलत है। अरे इसमें क्या किया गया कुछ पता है? इसी को उल्टा ये लिख दिया गया, इसका उल्टा ये लिख दिया गया, इसका उल्टा ये लिख दिया गया, तो ऐसे स्टेटमेंट बना दिया, मतलब खाली टाइम वेस्ट करने के लिए बनाया गया, और कुछ है थोड़ी। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि अंतराल, अभी पढ़कर आए थे, 1 माह, इसी वाली स्टेटमेंट में था। 13 आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति, अभी पढ़कर आए, 1 माह, 1 मंथ याद रखिएगा। संघ राज्यों के बीच करों की विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय, तो राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात अगर लगा है तो सब कुछ रुक जाएगा। ठीक है, मेन काम क्या होगा, देश को बचाना। 15 सरकार जो केंद्र की है वह कोई भी निर्णय ले सकती है जब देश संकट में होगा, तो वहां पर आप ये नहीं कहोगे कि संघीय पालिका का स्ट्रक्चर अधूरा है, ये नहीं पूरा, वो नहीं पूरा, देश बचाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस समय। ठीक है, 15 निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? कुछ ऐसे हैं जहाँ स्थगित स्वयं हो जाता है, कुछ ऐसे हैं जहाँ स्थगित करना पड़ता है, तो अनुच्छेद 359 में स्थगित कर सकते हैं 20-21 के अतिरिक्त सभी को। 20-21 कभी भी खत्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये मैं बता रहा था, युद्ध बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है, तो कुछ ऐसे हैं जो स्वतः हो जाते हैं। 16 राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति है, तो यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, ए सी डी प्राप्त हो रहे हैं, ए सी डी, क्योंकि ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, यहाँ पे लिखना चाहिए था नहीं, तो इसमें 21 होता है, 21 को छोड़कर सब कुछ निलंबित हो सकता है, 20 को भी छोड़कर, 20-21 अनुच्छेद कभी भी निलंबित नहीं होंगे। 17 मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू के दौरान निलंबित नहीं हो सकता, तो 20-21 अभी पढ़कर आए, तेज क्यों पढ़ा सर, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन है, तो क्या टाइम वेस्ट करना। 18 राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा निलंबित नहीं होता है, तो 20-21 वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष ही बढ़ाई जा सकती है, बाकी तब तक जब तक आपातकाल लगा हुआ है। ठीक है, एक बार में 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष, तब तक जब तक आपातकाल खत्म नहीं हो जाता, जब तक समस्याएं समाधान नहीं हो जाता। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है, तो ये संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है, एक बार में 1 वर्ष से अनधिक। ठीक है, किंतु आपात की उद्घोषणा अगर प्रवर्तन हो जाए, खत्म हो जाए आपातकाल, तो 6 मास के अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, आपको चुनाव वगैरह कराने पड़ेंगे।
कौन सी तारीख हमें अब लेना देना नहीं है, तारीख थोड़ी पूछेगा इतना डीप। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। यस, 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा का प्रावधान करता है। तो 352 में राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है। 23 प्राय किसकी सलाह पर राज्य राष्ट्रपति शासन लागू करेगा? मुख्यमंत्री नहीं, गवर्नर नहीं, उच्च न्यायालय नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये गवर्नर, गवर्नर के कहने पर राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। 356 के अंतर्गत कि राज्य में सब ठीक नहीं चल रहा, राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 24 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? 356। 365 में क्या लिखा है ये बताइएगा कमेंट करके। आर्टिकल 365। इस राज्य में राज्यपाल शासन के निरूपण का प्रावधान नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर होगा, अब तो आंसर कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि 2019 में एक बहुत बढ़िया फैसला आता है और सबके दिल खुश हो जाते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। शक्तियां संसद द्वारा उसके रक्षाधिकार के अधीन आयोजित बी वाला है, उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन योज्य हो जाती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, इतना लंबा चौड़ा पढ़ा के क्या ही फायदा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में कौन से परिणाम का आवश्यक होना है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो पहला, राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना तो होगा ही होगा। स्थानीय निकाय से क्या लेना देना? आईएएस 2017 में पूछा गया। राज्य विधानसभा का विघटन से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष में आपको चुनाव कराने ही होंगे। 31 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? ये बढ़िया क्वेश्चन है। पेप्सू प्रांत में, पेप्सू प्रांत में सर्वप्रथम लागू हुआ था 1951 में। पंजाब में, तत्कालीन पंजाब था। ठीक है, और 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्यों में लागू हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुए राज्य पुनर्गठन में पेप्सू संघों को पंजाब में विलय कर दिया गया। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, आईएएस ने पूछा होगा। यस, ऐसे क्वेश्चन आईएएस ही पूछता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी एससी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन भत्तों में कमी कर सकता है। तो एक सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि सबके वेतन भत्तों में कमी हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी भारतीय संघ के सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों एवं उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय शामिल हैं, सबके वेतन में कमी की जा सकती है, कोई स्पेशल नहीं है। लाइक कमेंट शेयर कर दिया? हाँ कर दिया। मैं बोलता नहीं हूँ, बीच में टाइम नहीं मिलता, याद ही नहीं रहता। आप लोग समझदार हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो 360 का नहीं किया गया है। वित्तीय आपात हमारे यहाँ कभी नहीं आया और भगवान करे कभी ना आए। पड़ोसी को देख लो, कहीं इधर कटोरा कहीं उधर कटोरा, कहीं ये बजा के चला जाता है कहीं वो बजा के चला जाता है। वर्तमान स्थिति देखो, पड़ोसी समझ रहे हो ना? हाँ, हमारा बिगड़ा बच्चा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? वित्तीय आपात कोई भी घोषणा हुई नहीं है, कभी नहीं। अंतिम आज का प्रश्न, और इसी के साथ कल हम पढ़ेंगे वित्त आयोग यानी संवैधानिक और संविधानेतर जो आयोग है जहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, वह सब कंप्लीट करेंगे। 2-3 दिन में खत्म कर लेंगे। 15 घंटे की क्लासेस हुई होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है 15 घंटे में पूरा पीवाईक्यू पॉलिटी का कंप्लीट करना। आप बस देख डालो, शेयर भी कर सकते हो। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये कुछ लोग थे जो कहते रहते थे कुछ ना कुछ। के एम नामग्याल साहब थे, इन्होंने कहा था। के एम मुंशी ने, बी एन राव ने, दयानंद कुंजरू ने, और वो अंग्रेज कौन थे, तो नाम नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।